आज हम लोग पैथोलॉजी में एक नया चैप्टर डील करेंगे जो कि हमारा है पैथोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, और पैथोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग 3 डिजीज कंडीशन को पढ़ेंगे। जो हमारा पहला डिजीज कंडीशन है वो क्या है? डायबिटीज मेलाइटस। और जो दूसरा डिजीज कंडीशन है वो हमारा है गोइटार। और जो तीसरा डिजीज कंडीशन है वो हमारा क्या है? तो कार्सिनोमा ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ते हैं? बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, और द फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन इज टू सिक्रीट हार्मोन। एंड वन मोर थिंग कि एंडोक्राइन सिस्टम इज अ डक्टलेस ग्लैंड। क्लियर है? और एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत सारे क्या है? ग्लैंड है, जैसे कि हाइपोथैलेमस, थायराइड, पीनियल ग्लैंड, पैराथायराइड, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, उसके अलावा किडनी भी एज अ ग्लैंड काम करता है। इसके अलावा बहुत सारे मतलब ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड हैं जो एंडोक्राइन फंक्शन करते हैं। और मेन फंक्शन क्या है? तो सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। और हार्मोन क्या है? हार्मोन क्या है बताओ, क्या है हार्मोन? डिफाइन करो। हार्मोन इज अ केमिकल मैसेंजर। क्या है हार्मोन? केमिकल मैसेंजर, जो कि डायरेक्टली किस में पार्टिसिपेट कर रहा है? मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट कर रहा है। यानी या तो मेटाबॉलिज्म को स्लो कर रहा है या फिर मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर रहा है तो बहुत सारे ऑर्गन हैं, तो बहुत सारे ग्लैंड, लेकिन पढ़ना किसको किसको है? तो पढ़ना है यहाँ पे डायबिटीज मेलाइटस रिलेटेड टू पेनक्रियाज। यहाँ पे जो एंडोक्राइन ग्लैंड हम लोग पढ़ेंगे वो कौन सा होगा? पेनक्रियाज होगा। फिर हमारा गोइटार किससे रिलेट करता है? थायराइड से रिलेटेड है। ठीक है, और तीसरा हमारा क्या है? थायराइड का कार्सिनोमा। क्लियर है ये चीज? तो पहला टॉपिक लगाओ, डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस, इसके डेफिनेशन में लिखो। डायबिटीज मेलाइटस इज अ क्रोनिक कंडीशन डायबिटीज मेलाइटस इज अ क्रोनिक कंडीशन, और क्रोनिक के बगल में एक चीज और लिख लेना, मेटाबॉलिक। डायबिटीज मेलाइटस इज अ क्रोनिक मेटाबॉलिज्म कंडीशन Yes, come. ठीक है, जितने भी हमारे हॉर्मोन्स है, क्या है? हॉर्मोन्स है, पासवर्ड रखा दो। जितने भी हमारे हॉर्मोन्स है उसका क्या फंक्शन है? तो वो एक केमिकल मैसेंजर है जो कि डायरेक्टली पार्टिसिपेट किस में कर रहा है? मेटाबॉलिज्म में कर रहा है। क्लियर है? तो जो डायबिटीज मेलाइटस का कंडीशन है, ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम पूछेंगे डायबिटीज मेलाइटस क्या है तो क्या जवाब आएगा? सर शुगर लेवल क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। यही चीज है ना। तो हाइपरग्लाइसीमिया, और हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब क्या होता है? सीधी सी बात है, इंक्रीज इन लेवल ऑफ ग्लूकोज एज कंपेयर टू नॉर्मल लेवल। क्या है? इंक्रीज इन ग्लूकोज एज कंपेयर टू नॉर्मल लेवल।
ठीक है। अब नॉर्मल लेवल क्या है, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, तो कोई बताओ नॉर्मल लेवल क्या है। देखो, जब भी हम लोग ग्लूकोज के नॉर्मल लेवल की बात करते हैं, यस कम, जब भी हम लोग ग्लूकोज में नॉर्मल लेवल की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन को रखते हैं। क्या करते हैं, कंडीशन को रखते हैं। एक कंडीशन हमारा क्या आ जाता है, फास्टिंग। क्या आ जाता है, फास्टिंग। और जो दूसरा कंडीशन है वो क्या है, रैंडम। चलो ठीक है, रैंडम भी बोल देंगे। तीसरा क्या है फिर, जब रैंडम बोल दिया तो तीसरा क्या है, पीपी। क्या है, पी और पी, यानी कि पोस्ट पेरिडियल। इसका मतलब होता है आफ्टर मील। क्या होता है, आफ्टर मील। क्लियर है। अब इस कंडीशन को हम लोग क्या करेंगे, यहां पे देखेंगे। यदि हम लोग बात करें फास्टिंग का, तो फास्टिंग का कितना हो रहा है, 70 to 100। ठीक है, 70 mg to 100 mg DL, इसमें भी लगा लेना DL। ठीक है, फिर बात कर ले हम लोग फास्टिंग का, सॉरी पोस्ट पेरेंडियल का, तो इसमें क्या हो जाएगा बताओ, 140 to 160। डेफिनेशन चेंज कर दो, आज से लिखो बिलो 140। क्या, बिलो 140, बिलो 140 mg DL। ठीक है, यदि 140 mg DL से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, पेशेंट प्री डायबिटिक है। क्या है, पेशेंट प्री डायबिटिक है। अब किसी का 140 से ज्यादा हो तो क्या हम तुरंत प्री डायबिटिक बोल देंगे, नहीं। हम क्या करेंगे, और भी जो इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं उससे हम इसको क्या करेंगे, तो कोरिलेट करेंगे। ठीक है, यदि पोस्ट पेरेंडियल में 140 से एबव हुआ तब हम उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे प्री डायबिटिक विथ एसोसिएटेड साइन एंड सिम्टम ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। यानी कि जब तक कि 140 से एबव है और साथ में हम क्या कर रहे हैं, उसके साइन एंड सिम्टम से मैच कर रहे हैं, तभी जाके हम क्या बोल पाएंगे इसको, कि पेशेंट क्या है, प्री डायबिटिक है। नहीं पता चला हम अभी टॉफी खा के आए और ब्लड दिए और मेरा क्या दिखा, 140 से ज्यादा दिखा, तो क्या हम क्या बोलेंगे कि हमको प्री डायबिटिक हो गया, नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन एंड सिम्टम देखेंगे और उससे कोरिलेट करेंगे। क्लियर है। तो ये हमारा क्या है, डायबिटीज मेलाइटस क्या है और उसके नॉर्मल वैल्यू क्या है। यहां पे हम रैंडम में नहीं लिखे हैं क्योंकि रैंडम में हम लोग नॉर्मल नहीं देखते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो, अब ये जो इंसुलिन है, ठीक है, ये इंसुलिन को सिक्रेट करने का काम कौन कर रहा है, पेनक्रियाज। यदि हम पेनक्रियाज में भी बात कर रहे हैं, कौन सा, कौन सा, आइसलेट ऑफ, हाँ कोई जवाब दे रहा है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, कोई जवाब दे रहा है बीटा सेल। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल से। ठीक है, तो ये हमारा क्या नॉर्मल फिजियोलॉजी है कि जो पेनक्रियाज हैं उस पेनक्रियाज में क्या प्रेजेंट है, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट है, और उसी आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में 4 तरह के और सेल हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और पीपी सेल। अल्फा, बीटा, डेल्टा और पीपी सेल, जिसमें से जो बीटा सेल है वो क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन। एंड इंसुलिन इज द ओनली हाइपोगैलेस्मिक हार्मोन इन आवर बॉडी। क्लियर है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारे बॉडी में इंसुलिन ही एक ऐसा हार्मोन है जो कैसा है, हाइपोग्लाइसेमिक है। किसी और हार्मोन की बात करें, जैसे कि एग्जांपल देते हैं नॉरएड्रेनालिन, उसका काम क्या है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाना। क्या करवाना, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाना। लेकिन नॉरएड्रेनालिन के अलावा सेरोटोनिन भी क्या करवाता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। तो यहां पे अल्टरनेटिव्स है, लेकिन इंसुलिन के कोई भी अल्टरनेटिव्स नहीं है। क्लियर है। चलो
इसको हम लोग लिख लेते हैं, लिखो, द इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल, द इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल, देखो, जो पेनक्रियाज के आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस है उसमें तुम्हारे चार टाइप के सेल प्रेजेंट है, जिसको हम लोग नाम देते हैं ए, बी, डी और एफ। ए सेल को ही हम लोग अल्फा बोलते हैं, बी सेल को हम लोग बीटा सेल बोलते हैं, डी सेल को हम लोग डेल्टा सेल बोलते हैं और एफ सेल को हम लोग पीपी सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे दो जगह ऐसा सेल है जिसका नाम पीपी सेल है, एक जो हमारे स्टोमैक में पीपी सेल प्रेजेंट है वो, और एक हमारे एंडोक्राइन के आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में पीपी सेल प्रेजेंट है वो। वहां पे जो पीपी सेल प्रेजेंट था वो क्या कर रहा था, नहीं छोड़ो हटाओ उसको, मतलब एक ऐसा केमिकल रिलीज कर रहा था जो विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा था। क्लियर है। और यहाँ पे जो एफ सेल है वो क्या करते हैं, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सिक्रेट करते हैं, हाँ विटामिन बी12। और जो हमारे डी सेल है वो सोमेटोस्टेसिन रिलीज करता है, ए सेल है वो ग्लूकागोन रिलीज करता है, और जो बी सेल है यानी कि बीटा सेल है वो क्या करता है, इंसुलिन रिलीज कर रहा है। और बीटा सेल ही हमारे शरीर में सिर्फ एक ऐसा हार्मोन्स है जो कि कैसा है, तो नेचर का हाइपोग्लाइसेमिक है। ठीक है, यानी देयर इज अ इंक्रीज इन लेवल ऑफ शुगर, देन ये क्या करेगा, उसको एनकाउंटर करने के लिए रिलीज करेगा और ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा हमारा नॉर्मल, विद इन नॉर्मल होम्योस्टेसिस। क्लियर है ये चीज। अब ऐसा क्या हो रहा है जिसके वजह से हम पेशेंट को क्या बोल रहे हैं कि दिस पेशेंट इज सफर फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटस, आइदर द पेशेंट इज प्री डायबिटिक, आइदर पेशेंट इज डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 एंड आइदर डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। क्लियर है ये चीज। इसके अलावा भी और एक दो डायबिटीज मेलाइटस है, जैसे कि कोई बताओ, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटस। क्या है, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ये एक ऐसा कंडीशन है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये होता है और आफ्टर चाइल्ड बर्थ ये क्या हो जाता है, वापस से ठीक हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक लगाओ टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। इसमें 4 टाइप लिख लो। प्री डायबिटीज मेलाइटस,
टोटल हमारे पास कितने हैं? 4 तरह के डायबिटीज मेलाइटस हैं, जिसमें से प्री, टाइप 1, टाइप 2 और लास्ट में क्या है? तो लास्ट में गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि ये होता क्या है, इसको जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके डायग्नोसिस देखेंगे। क्या देखेंगे? डायग्नोसिस। और डायग्नोसिस में ही हम लोग क्या पता चल जाएगा कि इसके कॉजेटिव क्या है, कैसे हो रहा है, किस कंडीशन को हम लोग प्री बोलते हैं, किस कंडीशन को हम लोग टाइप 1 बोलते हैं और किस कंडीशन को हम लोग टाइप 2 बोलते हैं। क्लियर है? तो डायग्नोसिस पढ़ेंगे, उसी में हम क्या करेंगे, सारा चीज को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे लगाओ, टॉपिक डालो, डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। चलो, ये हमारे क्या हैं, 4 तरीके हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पेशेंट को हम लोग डायग्नोज करते हैं कि आइदर पेशेंट इज सफर फ्रॉम प्री डायबिटिक, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 या फिर गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, अब होता क्या है, तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, नॉर्मल लेवल पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? नॉर्मल लेवल पढ़े हैं। तो हम लोग बात करें फास्टिंग का, तो फास्टिंग का क्या देख रहे हैं हम लोग, 70 to 100। कितना देख रहे हैं? 70 to 100। यदि मोर देन क्या हो, 100 हो, ठीक है, क्या हो, मोर देन 100 हो, तो हम क्या मानते हैं कि दिस पेशेंट इज सफर फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटस। क्लियर है? दूसरा हम लोग क्या देखे थे पीपी में, तो पीपी में हम लोग देखे थे कि मोर देन 140 क्या हो जाएगा, लेस देन 140 था, लेकिन डायग्नोसिस कर रहे हैं तो मोर देन क्या होगा, 140 होगा। ठीक है, तो मोर देन 140 mg/dl, तो हम क्या बोलेंगे इसको, द पेशेंट इज सफर फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटस। और तीसरा हम लोग बात करेंगे रैंडम ग्लूकोज लेवल, तो रैंडम ग्लूकोज लेवल में क्या होगा, मोर देन 200 क्या हो जाएगा, मोर देन 200, मोर देन आइदर 200 या फिर मोर देन 200। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं डायग्नोसिस का। किसका बात कर रहे हैं? डायग्नोसिस का। तो यहां पे हमेशा देखना पड़ेगा कि जब भी डायग्नोसिस करेंगे, यदि नॉर्मल रेंज में है तो पेशेंट डायबिटीज नहीं है, यदि नॉर्मल रेंज से ज्यादा है तो पेशेंट क्या है, डायबिटिक है। तो किस किस कंडीशन में, एक चीज और, HbA1c क्या है, HbA1c, तो कोई बताओ इसके बारे में क्या है HbA1c? हाँ बोलो बोलो, बताओ, उल्टा पुल्टा जवाब मत दो।
क्या है बताओ? HbA1c। हर कोई सुनता है ना कि HbA1c क्या कर रहा है, पिछले 3 महीना का रिपोर्ट दे रहा है कि ब्लड में क्या लेवल है शुगर के। यही चीज है ना। देखो हमारे शरीर में नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है, थोड़ा सा समझते हैं। हमारे शरीर में ब्लड सेल है। क्या है? ब्लड सेल है। इस ब्लड सेल में एक है हेमोग्लोबिन। क्या है? हेमोग्लोबिन। इस हेमोग्लोबिन में 2 चीज है, एक है तुम्हारा हेम पार्ट और दूसरा क्या है तुम्हारा ग्लोबुलिन पार्ट। क्या है? ग्लोबुलिन पार्ट। और ये ग्लोबुलिन पार्ट किस चीज से बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है। और हमारे बॉडी का नॉर्मल फिजियोलॉजी ये है कि ग्लोबुलिन का काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना। यही है ना नॉर्मल फिजियोलॉजी। और इसके अलावा शुगर, जो ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज क्या हो जाते हैं, इस ग्लोबुलिन से चिपक जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। तो यहां पे लिखो सम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज अटैच टू ग्लोबुलिन। या तो यहां पे ग्लोबुलिन लिख दो या फिर लिख दो प्रोटीन पार्ट ऑफ हेमोग्लोबिन। ठीक है, ये हमारा क्या है? नॉर्मल फिजियोलॉजी है। क्या है? नॉर्मल फिजियोलॉजी है। तो तुम्हारा क्वेश्चन ये भी आएगा कि सर कितना हेमोग्लोबिन में यहां ग्लूकोज चिपक रहा है नॉर्मल फिजियोलॉजी में, ये चीज है। तो यहां पे तुम्हारा जवाब क्या होना चाहिए? तो 5.6% क्या होना चाहिए? 5.6%। यानी कि 5.6% क्या है? नॉर्मल है कि इतना परसेंट ग्लूकोज किसमें चिपक रहा है? तो प्रोटीन पार्ट ऑफ हेमोग्लोबिन। क्लियर है? और इसी टेस्ट को, यानी कि जो हम HbA1c टेस्ट कर रहे हैं, तो HbA1c टेस्ट में हम क्या देख रहे हैं कि एक हेमोग्लोबिन पे कितने ग्लूकोज क्या है? चिपके हुए हैं। यदि हमारे शरीर में ग्लूकोज लेवल ज्यादा मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू नॉर्मल, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? डायबिटीज मेलाइटस बोल रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उस ग्लूकोज पे ज्यादा चिपकेगा। ठीक है, अब ज्यादा चिपकेगा, हम लोग डायग्नोसिस कर रहे हैं तो कितना चिपकेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, तो 5.7 से यदि 6.4, 5.7 से यदि 6.4% चिपका हुआ तो हम क्या बोलेंगे? प्री डायबिटिक। क्या बोलेंगे? प्री डायबिटिक। और यदि 6.5 से ज्यादा है, क्या है? या तो 6.5 है या फिर उससे ज्यादा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंफर्म हो जाएगा कि पेशेंट क्या है? डायबिटिक है। क्या हो जाएगा? कंफर्म पेशेंट डायबिटिक है। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि पेशेंट टाइप 1 डायबिटिक है या फिर टाइप 2 डायबिटिक है। क्लियर है? अभी सिर्फ हम पेशेंट को क्या किए, जैसे मोर देन 200 हुआ तो इस कंडीशन में भी हम क्या बोल रहे हैं? पेशेंट क्या है? प्री डायबिटिक है। क्या है? प्री डायबिटिक है। यदि यहां पे फास्टिंग में मोर देन 100 है तो हम क्या बोल रहे हैं? प्री डायबिटिक है। और यदि पोस्ट पेरेंडियल में यदि मोर देन 140 है तो यहां पे भी हम क्या बोल रहे हैं? प्री डायबिटिक है। और दूसरा क्या है? 5.7 से यदि 6.4% है किसका? HbA1c का, तो पेशेंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्री डायबिटिक बोल रहे हैं। यानी कि क्या चीज? नॉर्मल। नॉर्मल वैल्यू तुम्हारा रैंडम में कितना हो जाएगा? अप्रोक्स दोनों का एक फास्टिंग और पीपी दोनों को मिला के एक एवरेज निकालो, वो तुम्हारा किसका हो जाएगा? तो रैंडम का हो जाएगा। ठीक है, रैंडम मतलब क्या है? तुम खाना खाए हो, नहीं खाए हो, हमको जब भी मन किया हम तुम्हारा ब्लड सैंपल ले गए और उसका क्या कर दिया? हम मतलब जांच कर दिए हम। जैसे फॉर एग्जांपल तुम हॉस्पिटल में जाते हो, कभी पूछता है कि तुमसे खाना खाए हो या नहीं खाए हो? वो सीधा क्या करता है? स्ट्रिप लगाता है, एक पिंच करता है और सीधा शुगर आपके हाथ में। तो वही हमारा क्या है? रैंडम ब्लड शुगर, जिसको हम लोग नॉर्मली RBS भी बोलते हैं। जब भी तुम हॉस्पिटल में जाओ तो सबसे पहले डॉक्टर क्या बोलेंगे? वाइटल लो, और वाइटल के साथ साथ क्या करो? RBS लो। तो वही तो हमारा रैंडम ब्लड शुगर है।
क्लियर है? तो यहां पे हम एक कंडीशन को तो देख लिए, कौन सा कंडीशन? प्री डायबिटीज। किस किस कंडीशन में हो रहा है? तो रैंडम 200 से पार जा रहा है, जो फास्टिंग है वो 100 से ज्यादा जा रहा है, और जो हमारा पोस्ट पेरेंडियल है वो 140 से ज्यादा जा रहा है, और साथ में जो HbA1c है उसमें क्या हो रहा है? 5.7 से 6.4 के बीच में है, तो हम क्या बोल रहे हैं? प्री डायबिटिक बोल रहे हैं। इसके अलावा दो और कंडीशन बच गया, कौन कौन सा? तो एक डायबिटीज टाइप 1 और दूसरा डायबिटीज टाइप 2। उसको कैसे डायग्नोस करेंगे? तो उसको भी डायग्नोस करने के तरीका है, ठीक है? तो सबसे पहले यहां पे ये लिख लो प्री डायबिटिक के बारे में, ठीक है? इसको इरेज करें? नहीं, लिखो। अच्छा, OGTT का फुल फॉर्म क्या होता है? ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसको यदि हम दूसरा नाम देना चाहे तो? हाँ, देखो तुम जो भी बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? GT, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। GTT क्या है? ये बताओ क्या है? चलो इसके बारे में तुम लोग थोड़ा सा पढ़ के आना, ठीक है? थोड़ा सा पढ़ के आना इसके बारे में, ठीक है? चलो ये लिख लिए। चलो हमारे पास टोटल 3 कंडीशन थे। पहला प्री डायबिटिक, दूसरा डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 और तीसरा डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। चौथा कंडीशन को हम लोग सिंपल में लिख के सीधा निपटा देंगे, कौन सा? गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है? चलो तो यहाँ पे जो हम लोग क्लासिफाई किए थे, क्लासिफिकेशन में प्री डायबिटीज लिख के ये तीनों लिख लो, ठीक है? ये और ये, ताकि तुम डिफरेंशिएट कर पाओ, ठीक है? देखना कहीं पे तुमको HbA1c मोल में भी मिलेगा,
ठीक है, पर मोल। तो तुम लोग क्या करना, यदि मान लो हम परसेंटेज में बता रहे हैं, मोल में जानना हो तो सीधा क्या करना, या तो मोल का वैल्यू याद कर लेना, या तो तुम लोग क्या करना, परसेंटेज से मोल में कन्वर्ट कर लेना, या उतना मेहनत नहीं करना चाहते हो तो जो वैल्यू दिया हुआ है रिपोर्ट में, गूगल में जाना, सीधा लिखना कन्वर्ट इतना परसेंट इनटू मोल, सबसे इजी। ठीक है, चलो दूसरा कंडीशन लिखो। टाइप 1 एंड टाइप 2। इसको पढ़ाने से पहले हम थोड़ा सा HbA1c के बारे में पढ़ेंगे कि ये एक्चुअल में होता क्या है और इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं जिसके वजह से टाइप 1 हो रहा है या फिर टाइप 2 हो रहा है। ठीक है, अच्छा तुम लोग अभी तक डायबिटीज मेलाइटस तो खैर हर जगह जाने हो, तुम लोग अपने मन से बताओ कि टाइप 1 टाइप 2 तुम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हो, कोई बताओ। ठीक है, किस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं टाइप 1? सोच के बताओ कोई एक, चलो डिस्कशन कर लो 5 मिनट। ठीक है, कंफर्म होके बताओ।
देखो HbA1c में, अच्छा एक चीज बताओ, जैसे हम लोग जैसे डायग्नोसिस कर रहे हैं या फिर किसी पेशेंट को प्रोग्नोसिस कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या तुम 100% रैंडम ब्लड शुगर देख के या फिर फास्टिंग देख के या फिर पोस्ट पेरेंडियल देख के क्या तुम बोल दोगे कि पेशेंट क्या है, कंफर्म डायबिटीज है? या फिर इससे पहले हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड किए थे, तो क्या रैंडम से हम डायबिटीज मेलिटस टाइप 2 को बता पा रहे थे? नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ प्री डायबिटीज को सस्पेक्ट कर पा रहे थे विद द हेल्प ऑफ रैंडम ब्लड ग्लूकोज, विद द हेल्प ऑफ फास्टिंग एंड विद द हेल्प ऑफ पोस्ट पेरेंटियल। यही चीज है ना। तो HbA1c एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हमको कंफर्मेटरी क्या पता चलता है कि आइदर पेशेंट इज सफर फ्रॉम टाइप 1 और टाइप 2, क्योंकि ये क्या करता है कि प्रीवियस 2 से 3 महीने का ग्लूकोज लेवल पूरा क्या करता है, हमको ये बता देता है। अब जब बात करते हैं HbA1c का, इसका दूसरा नाम क्या है, ग्लाइकोलेसिटेड हेमोग्लोबिन। तो इसमें हो क्या रहा है, तो सबसे पहले जो हेमोग्लोबिन है उसका लाइफ कितना है, 120 डेज इन एडल्ट और 80 डेज इन न्यूनेट। 80 डेज इन न्यूनेट बोल लो या फिर न्यू बॉर्न बोल लो। अब तुम लोग ये भी कंडीशन पढ़े होगे कि किसी बच्चा को भी क्या है, डायबिटीज मेलाइटस है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूनेटल DM, ठीक है। अब उसको कैसे हो गया डायबिटीज मेलाइटस, ये भी तो क्वेश्चन है। तो जेनेटिक हो सकता है, नो प्रॉब्लम, हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, तो जो ब्लड का लाइफ है, ब्लड सेल में हेमोग्लोबिन का लाइफ है, वो 3 महीना का है, किसमें, एडल्ट के केस में। इसीलिए हम लोग यहाँ पे 2 से क्या किए हैं, 3 मंथ लिखे हैं। यानी कि वो प्रीवियस 2 से 3 महीना का भी हमको क्या कर पाएगा, हिस्ट्री दे पाएगा। एक बार यदि वो मर गया तो फिर हमको क्या, वो पता ही नहीं चल पाएगा कि उस हेमोग्लोबिन पे कितना क्या प्रेजेंट थे, तो ग्लूकोज प्रेजेंट थे, कितना ग्लूकोज को वो अपने ऊपर अट्रैक्ट करके रखा था। इसीलिए हमेशा 2 से 3 महीना का ही बताता है। अब इसमें होता क्या है, तो ये एक तरह का मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हाउ मच ऑफ ग्लूकोज इज अट्रैक्टिंग टू द ग्लोबुलिन पार्ट ऑफ हेम। अब जिसमें से वापस से कंडीशन भी बता दिए थे कि नॉर्मल कितना है, लेस देन 5.6%। यदि 5.7 से 6.4 आता है तो प्री डायबिटिक है, और यदि मोर देन या फिर 6.5% है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि पेशेंट डायबिटिक है। सिर्फ ये बोलेंगे कि पेशेंट डायबिटिक है, अभी भी कंफर्म नहीं कर रहे कि पेशेंट टाइप 1 है या फिर टाइप 2 है। अब टॉपिक लगा लो, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। देखो नॉर्मली हम लोग तो ये जान रहे हैं कि जो इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है वो कहां से हो रहा है, बीटा सेल से हो रहा है, ठीक है। तो उसको लिखाने का हमको नीड नहीं है।
लिख ही देते इंसुलिन इज। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है बीटा सेल से, ये एक्टिवेट फॉर्म में है या फिर इनएक्टिवेट फॉर्म में है? सोच के बताओ। सोच के बताओ। यदि हम बात करेंगे कि पेनक्रियाज से निकलता तो है एक्टिवेटेड फॉर्म में, ठीक है, पेनक्रियाज से जब निकलता है तो एक्टिवेटेड फॉर्म में, लेकिन ये जब बनता है बीटा सेल में, बीटा सेल के भी कौन से पार्ट में, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, क्योंकि वो भी तो एक सेल है, उसके अंदर भी सेल ऑर्गेनल होंगे, तो सेल ऑर्गेनल्स में कहां पे बन रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहा है। यानी कि जो हमारे पेनक्रियाज है उसके आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस है, उसके बीटा सेल है, फिर उसके क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जहां पे क्या बन रहा है, तो इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन, सॉरी इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ इंसुलिन, जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, तो प्री प्रो इंसुलिन। अब ये वापस से किसके पास जाएगा, ये गोल्जी एपरेटस के पास जाएगा, ठीक है, ट्रांसफर टू गोल्जी बॉडी बोल लो या फिर गोल्जी एपरेटस बोल लो, ठीक है, और यहां पे ये क्या हो जाएगा, तो ये यहां पे एक्टिव होगा, ठीक है। देखो हम ये टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के लिए लिखा रहे हैं, जहां पे हम टाइप 1 का स्पेसिफिकेशन देंगे हम वहां पे लिख देंगे कि ये हम किसके लिए लिखा रहे हैं, टाइप 1 के लिए लिखा रहे हैं, ठीक है। एक्टिवेटेड एंड क्लेव्ड, CLEAVED, क्लेव्ड मतलब होता है तोड़ना, क्लेव्ड मतलब होता है तोड़ना। टाइप 2 को हम यहां पे लिखा रहे हैं ना, देख लेना यहां पे,
अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाला चीज है। सबसे पहले क्या हो रहा है कि जो बीटा सेल है वो क्या कर रहा है, इंसुलिन को रिलीज कर रहा है इन द इनएक्टिव फॉर्म। बीटा सेल में भी कौन, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसको हम लोग नाम दे देते प्री प्रो इंसुलिन। ठीक है, प्री प्रो इंसुलिन। और ये गोल्जी बॉडी के पास ट्रांसफर होता है और ये एक्टिवेटेड होता है। और यहाँ पे जो क्या है, एक्टिवेटेड इंसुलिन है, उसका क्या होता है, क्लीवेज होता है, क्लिप्ड होता है, जिसमें इंसुलिन टूटता है किसके साथ, सी पेप्टाइड के साथ। और यहां पे एक चीज और लिखे हैं, इन इक्वल क्वांटिटीज, यानी कि जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इंसुलिन बन रहा था तो इंसुलिन के साथ साथ सी पेप्टाइड भी बन रहा था। ठीक है, और जब एक्टिवेट हुआ तो उसका क्या हो गया, क्लीव्ड हुआ, और यहां से क्या हो गया, सी पेप्टाइड टूट गया। तो जितना सी पेप्टाइड होगा उतना ही क्या होगा, इंसुलिन होगा। क्लियर है ये चीज। अब यदि इंसुलिन हमारे ब्लड में गया तो वो तो शुगर लेवल को डाउन कर देगा। क्या हम इंसुलिन से पता कर सकते हैं कि डायबिटीज टाइप 1 है या टाइप 2 है? नहीं। लेकिन ये जो सी पेप्टाइड है, इसी सी पेप्टाइड को हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि कितना नंबर है हमारे बॉडी में, जो सी पेप्टाइड बन रहे हैं कितना नंबर है। तो ये क्या करता है, मार्कर ऑफ एंडोजीनस इंसुलिन सिक्रीशन, यानी कि यही मार्क कर रहा है कि हमारे बॉडी में इंसुलिन कितना सिक्रीट हो रहा है। यदि एक कोई सेल है, बीटा सेल है, वो यदि इंसुलिन सिक्रीट कर रहा है तो कितना कर रहा है, क्लियर है। तो उसको हम लोग मार्क किससे करते हैं, तो सी पेप्टाइड से करते हैं। विद द हेल्प ऑफ सी पेप्टाइड वी डिफरेंशिएट डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 एंड टाइप 2। ठीक है, इसी सी पेप्टाइड को हम लोग स्टडी करके हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं कि टाइप 1 क्या है और टाइप 2 क्या है। क्लियर है इतना? इसमें किसी तरह का दिक्कत अभी तक नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, टाइप 1 को अलग से पढ़ेंगे और टाइप 2 को अलग से पढ़ेंगे, और वहां पे देखेंगे कि एक्चुअल में ये सी पेप्टाइड तो है, इसके अलावा और क्या क्या हो रहा है। टाइप 1 में सबसे पहले क्या हो रहा है, तो टाइप 1 में एक ऐसा कंडीशन है जिसमें डिस्ट्रक्शन हो रहा है किसका, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल का। यानी कि जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले सेल थे, कौन से, बीटा सेल, उसका यहां पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और डिस्ट्रक्शन होने की वजह से इंसुलिन लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप 1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइप 1 बोलते हैं। और टाइप 1 ही किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, टाइप 2 के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब क्योंकि इंसुलिन कम बन रहा है तो हमारा बॉडी जितना इंसुलिन बन रहा है उसी से काम चलाएगा। क्लियर है। लेकिन एक चीज बताओ कि एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, किसी के भी बॉडी में रेसिस्टेंस कब डेवलप होता है, एक एग्जांपल दे रहे हैं, हमारे शरीर में 10,000 बैक्टीरिया है, ठीक है, और हम जो मेडिसिन ले रहे हैं वो कैपेबल है 5,000 बैक्टीरिया को मारने के लिए। तो वो जो 5,000 बच गए वो वापस से क्या होंगे, ग्रो करेंगे। फिर हम वही मेडिसिन ले रहे हैं जो 5,000 को किल कर रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि वो बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, उस मेडिसिन से रेसिस्ट हो जाएंगे। तो सेम यहां पे क्या हो रहा है कि जब डायबिटीज मेलाइटस 1 का क्रोनिक कंडीशन आ रहा है, कौन सा कंडीशन, क्रोनिक कंडीशन आ रहा है, क्योंकि बार बार यहां पे क्या हो रहा है, कम इंसुलिन रिलीज हो रहा है, क्योंकि उसके सेल का क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया। तो डिस्ट्रक्शन होने की वजह से यहां पे क्या शो करेगा, इंसुलिन रेसिस्टेंट शो करेगा, और इसी रेसिस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 बोलते हैं। क्लियर है। तो तुम्हारा इस कंडीशन में क्या जाएगा, इंसुलिन डिपेंडेंट, और उस कंडीशन में क्या जाएगा, इंसुलिन इंडिपेंडेंट। क्लियर है। और एक चीज जानो कि हमारा बॉडी क्या है, स्मार्ट है। क्या है, स्मार्ट है। तो हमारा बॉडी क्या करेगा, यदि रेसिस्टेंट हो जाए किसी को तो हमारा बॉडी और इंसुलिन रिलीज करेगा, और इंसुलिन रिलीज करेगा, और इंसुलिन रिलीज करेगा। क्यों, ताकि कोशिश करेगा कि हम क्या करें, उसको काउंटर कर सके। लेकिन बार बार रेसिस्टेंट हो रहा है तो वो काउंटर नहीं कर पाएगा, और हमारे ब्लड में क्या होगा, इंसुलिन लेवल बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, इंसुलिन बढ़ जाएगा, और इंसुलिन के साथ साथ ये सी पेप्टाइड भी क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, इंक्रीज सी पेप्टाइड, यही चीज होगा ना। लेकिन इंसुलिन अभी भी बढ़ रहा है,
लेकिन ग्लूकोज डाउन नहीं हो रहा है। क्यों? ड्यू टू ऑफ रेसिस्टेंट, ड्यू टू ऑफ रेसिस्टेंट। इस कंडीशन में तुमको क्या देखने को मिलेगा बताओ? इस कंडीशन में देखने को मिलेगा सी पेप्टाइड डिक्रीज। क्या देखने को मिलेगा? सी पेप्टाइड डिक्रीज। क्यों? क्योंकि यहां पे इंसुलिन ही कम बन रहा है, प्रोडक्शन ही कम हो रहा है। लेकिन इस कंडीशन में इंसुलिन ज्यादा बन रहा है। क्यों ज्यादा बन रहा है? क्योंकि वो रेसिस्ट हो गया, रेसिस्ट हो गया। हमारा सेल अभी भी कोशिश कर रहा है कि हम इंसुलिन बना के उसको ओवर काउंटर करें, लेकिन ओवर काउंटर कर नहीं पा रहा है, जिसके वजह से वो कंटिन्यूअस क्या कर रहा है? इंसुलिन को बनाते जा रहा है, बनाते जा रहा है, बनाते जा रहा है। क्लियर है? तो इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज सी पेप्टाइड। और जब इंक्रीज सी पेप्टाइड का लेवल ज्यादा होगा तो हम क्या बोलेंगे? क्या है पेशेंट? डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 है। ठीक है? जब हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 को डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे तो और क्लियर समझ में आएगा कि इसके पीछे का कारण क्या है और कैसे कैसे होता है। ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक लगाओ। अभी हम लोग क्या देखे? सबसे पहले देखे प्री डायबिटिक, दूसरा हम लोग क्या देखे? डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 एंड डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। टाइप 1 में क्या हो रहा था? डिस्ट्रक्शन ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल। और टाइप 2 में क्या हो रहा था? रेसिस्टेंट, यानी कि इंसुलिन रेसिस्टेंट हो रहा था। क्लियर है? तो अभी हम लोग सिर्फ इतना ही याद रखेंगे कि जो हमारा प्री डायबिटिक था उसमें जो नॉर्मल लेवल था वो इंक्रीज हो जा रहा था। जो टाइप 1 है उसमें क्या हो रहा था? इंसुलिन सिक्रीशन ही रिड्यूस हो जा रहा था। और जो टाइप 2 है उसमें इंसुलिन का रेसिस्टेंस हो जा रहा था। बस यही 3 चीज को हम याद करेंगे। ठीक है? और एक जो हमारा चौथा कंडीशन था वो क्या था? गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटस। तो 2 लाइन उसके ऊपर भी लिख लेते हैं। देखो, डायबिटीज मेलाइटस नॉर्मल डे में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम डायबिटीज मेलाइटस को थोड़ा अच्छे से पढ़ा रहे हैं। ठीक है? ताकि तुम लोग वापस से हम बोलेंगे कि किसी भी डिजीज कंडीशन को क्या कर पाओ? डिफरेंशिएट कर पाओ। मेरा जो पढ़ाने का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि तुम हर एक कंडीशन को क्या कर पाओ? डिफरेंशिएट कर पाओ। और नहीं तो वही चीज हो जाएगा कि इम्फाइसीमा बोलो या निमोनिया बोलो, देयर इज एन इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। ठीक है? हाँ ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटस। बस इसमें सिर्फ 2 लाइन कि ये एक ऐसा कंडीशन है जो इंक्रीज इन नंबर ऑफ, इंक्रीज इन लेवल ऑफ शुगर इन कंडीशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, ये क्या हो जाते हैं? यूजुअली रिकवर हो जाते हैं। बस इसमें और कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है। क्या चीज? थोड़ा कम चांसेस है। कम चांसेस इसलिए है कि जो प्लेसेंटा है या फिर जो क्या है वहां पे, चलो उसको नहीं पढ़ते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, रहने दो। चांसेस कम है, सीधी सी बात है। समझो कि एक मदर से क्या हो जाए, हाँ जेनेटिकली ये ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है? लेकिन यदि हम लोग बात करेंगे कि माँ को डायबिटीज मेलाइटस हो रहा है तो बेबी को भी हो जाएगा, सिर्फ जेनेटिक चांसेस है। ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक लगाओ, पैथोजेनेसिस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। पैथोजेनेसिस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 1 में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? देयर इज एन डिस्ट्रक्शन ऑफ
बीटा सेल, एंड फाइनली रिजल्ट क्या हो रहा था, देयर इज अ रिडक्शन इन सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। ठीक है, इसको लिख लो, ड्यू टू देखो एक टर्म यूज कर रहे हैं, इन्वायरमेंट इंसल्ट। ठीक है, इन्वायरमेंट इंसल्ट में बुक में दिया हुआ था इसलिए हम भी लिख दिए। इन्वायरमेंट इंसल्ट में तुम्हारे हर कंडीशन आ जाएंगे जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जैसे कि बायोलॉजिकल, जैसे कि डाइट में चेंज हो रहा है, जैसे कि बायोलॉजिकल में तुम्हारा सारे आ जाएंगे, बैक्टीरियल, वायरस, पैरासाइटल, सारे आ जाएंगे। और इन्वायरमेंटल इंसल्ट में देखे तो केमिकल आ जाएंगे। क्लियर है? तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 है उसमें क्या हो रहा है, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल हो रहा है। क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल, और ज्यादातर किसके वजह से होता है, तो ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से होता है। अब कोई तो ऐसा चीज होगा जो ऑटो इम्यून डिजीज को क्या करेगा, ट्रिगर करेगा। यही चीज है ना। तो ऑटो इम्यून को ट्रिगर करने में दोनों चीज का रोल है, एक तो जेनेटिक का भी रोल है और दूसरा इन्वायरमेंट का भी रोल है। अब इन्वायरमेंट का क्या रोल है, जेनेटिक का क्या रोल है, इसको हम लोग पूरा लिख लेते हैं। ठीक है, that negatively
अच्छा, अभी तो दिल्ली के पॉल्यूशन को लेके सुनने में आ रहा होगा कि आज पीएम इतना था, कल पीएम उतना था। कभी सुनते हो? पीएम मतलब क्या है? हाँ, क्या बोलो? हाँ, वही AQI या फिर पीएम। पीएम मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर इन एयर। ठीक है, जो ज्यादा इंक्रीज होगा ड्यूरिंग द केस ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है ना? तो यहां पे लिखना एयर पॉल्यूशन में पीएम मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर। ये सारे तुम्हारे क्या हैं? तो ये सारे तुम्हारे इन्वायरमेंटल इंसल्ट हैं। क्या है? इन्वायरमेंटल इंसल्ट। इसमें क्या हो रहा है इन्वायरमेंटल इंसल्ट में? तो ये निगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है किसको किसको? मेटाबॉलिक प्रोसेस और इम्यून फंक्शन को। बाद में लिख लेना, पहले समझ लो। ठीक है, सबसे पहले कि ये कैसा डिजीज है? या तो ये ऑटो इम्यून डिजीज है, किसके वजह से हो रहा है? तो जेनेटिक और इन्वायरमेंटल इंसल्ट की वजह से हो रहा है। इन्वायरमेंटल इंसल्ट में वैसे फैक्टर्स आएंगे जो क्या करेंगे? निगेटिव इंपैक्ट करेंगे मेटाबॉलिक प्रोसेस को और इम्यून फंक्शन को। और ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम लोग पढ़ते हैं कि पेनक्रियाज से क्या रिलीज हो रहा है? हार्मोन रिलीज हो रहा है। तो हार्मोन डायरेक्ट पार्टिसिपेट ही करता है किसमें? मेटाबॉलिज्म में। यदि मेटाबॉलिज्म में किसी भी तरह का निगेटिवली इंपैक्ट पड़े तो वो ऐसे ही क्या लीड करेगा? तो पैथोलॉजी लीड करेगा। क्लियर है? और दूसरा क्या हो रहा है? इम्यून डिसफंक्शन, यानी कि इम्यून सिस्टम में ऑटो इम्यून डिजीज काउज करेगा। अब क्या क्या है तो देखते हैं हम लोग। पहला लाइफस्टाइल, दूसरा केमिकल पॉल्यूटेंट, तीसरा एयर पॉल्यूशन और चौथा बायोलॉजिकल, पांचवा गट माइक्रोब और छठा क्या है? विटामिन डी डेफिशिएंसी। ठीक है, इसमें से जो लाइफस्टाइल है, जिसमें से अनहेल्दी डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी, ओबेसिटी और स्ट्रेस। और ओबेसिटी वन ऑफ द मोस्ट काउज है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का, मोस्ट कॉमन काउज है। ठीक है, टाइप 1 तो करता ही करता है, लेकिन टाइप 2 का सबसे मोस्ट क्या है? ये काउजेटिव है। ठीक है, केमिकल की बात करें तो टॉक्सिक मेटल लाइक आर्सेनिक, लेड, मरकरी और कैडमियम। ठीक है, इसमें एक चीज और आता है ऑर्गेनिक पॉल्यूशन लाइक पॉलीक्लोरिनेटेड फिनाइल्स, बाइफिनाइल्स। क्या हो जाएगा? पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स। और इसके अलावा क्या है? ऑर्गेनिक क्लोराइड पेस्टिसाइड। ठीक है, फिर बात कर ले हम लोग एयर पॉल्यूशन में, तो इंक्रीज पार्टिकुलेट मैटर। अब पार्टिकुलेट मैटर में क्या क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और दूसरा क्या है? ब्लैक कार्बन है। ठीक है, फिर बायोलॉजिकल में क्या है? वायरल इन्फेक्शन लाइक एंटेरोवायरस और कोविड, SARS-CoV-2 को हम लोग डायरेक्टली कोविड भी बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या है? गट माइक्रोब्स, अल्टरेशन और विटामिन डी डिफिशियंसी।
अब किसके वजह से क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा ये भी लिख लो, ठीक है। इसके वजह से बीटा सेल डिसफंक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? बीटा सेल डैमेज एंड डिसफंक्शन। किसके वजह से? तो केमिकल पॉल्यूटेंट्स में जो टॉक्सिक मेटल थे, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट थे और ऑर्गेनिक क्लोराइड थे, ठीक है। फिर जो एयर पोल्यूशन है उसकी वजह से क्या होगा, तो डिस्टरप्ट इन इंसुलिन सिग्नल पाथवे। क्या हो जाएगा, यहां पे लिख देते हैं, डिसरप्शन इन इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे। और फिर हमारा क्या है चौथा, बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में जो हमारा वायरल इंफेक्शन है, चाहे वो एंट्रोवायरस हो या फिर वो SARS-CoV-2 हो, ये दोनों क्या करेगा, ऑटो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेगा। ये दोनों क्या करेगा, ये दोनों ट्रिगर ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शंस ऑफ बी सेल। यानी कि जो बीटा सेल है उसमें क्या करेगा, सबसे पहले तो ये वायरल इंफेक्शन जो एंट्रोवायरस या फिर SARS-CoV-2 का होगा, ये सिंपल सी बात है कि ये ऑटो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेगा, और ऑटो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेगा, और यही ऑटो इम्यून सिस्टम ये क्या करेगा, बीटा सेल को क्या करना करेगा, डिस्ट्रक्ट करना चालू करेगा। फिर हमारा एक है विटामिन डी डिफिशियंसी। इस विटामिन डी डिफिशियंसी की वजह से क्या होगा, तो लो लेवल एसोसिएटेड विथ इंसुलिन सेंसिटिविटी, यानी कि ये इंसुलिन रेसिस्टेंस काउज करेगा, काउज इंसुलिन रेसिस्टेंस, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशन क्या कर रहा है, अलग अलग काउजेस को कर रहा है, और जब साइमल्टेनियसली ये सब मिलके करेगा तो क्या करेगा, डायबिटीज मेलिटस टाइप 2-1। यानी कि ओवरऑल ये क्या करेगा, तो उसके सेल हैं उसको डिस्ट्रक्ट करेगा, या फिर इंसुलिन सिक्रेशन के लेवल को क्या कर देगा, डाउन कर देगा। तो यहां पे दो कंडीशन है। कौन कौन से कंडीशन, या तो बीटा सेल ही डिस्ट्रक्ट हो जा रहे हैं जिसकी वजह से इंसुलिन ऑलरेडी कम हो जा रहा है, और एक कंडीशन क्या है कि बीटा सेल चलो ठीक भी है, तो उसके जो सिग्नल देने के क्या थे, सिग्नल जो दे रहे थे पाथवे थे, उस पाथवे में जो सिग्नलिंग का काम कर रहा था उसी को क्या कर दिया, डिसरप्ट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इंसुलिन कम रिलीज हो रहा है। तो दोनों कंडीशन अल्टीमेटली क्या करेगा, तो टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस को काउज करेगा। क्लियर है? हमारा बच गया इसमें टाइप 2। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप 2 को भी पढ़ लेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? किसी भी तरह का दिक्कत, ऐसा कुछ टॉपिक जो समझ में ना आ रहा हो, 2 मिनट सर, ऐसा कोई टॉपिक जो ना समझ में आ रहा हो, थोड़ा सा पढ़ना, ना समझ में आए तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू क्लास।